नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और याचिकाओं के बीच गर्मा गर्म बहस देखने के लिए मिली। प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई पर केंद्र ने आपत्ति जताई है। केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को विधायिका से जुड़ा बताते हुए दोहराया कि इसमें न्यायपालिका का दायर सीमित है। वहीं एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सवाल यह है कि क्या अदालत खुद इस मामले पर फैसला कर सकती है। ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। केंद्र को पहले सुना जाना चाहिए क्योंकि वह अदालत के समक्ष 20 याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने का विरोध कर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकता है। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक तरफ से नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं इंचार्ज हूं, मैं डिसाइड करूंगा, मैं किसी को यह बताने नहीं दूंगा कि इस पर अदालत की कार्रवाई कैसे चलनी चाहिए। आप जो मांग रहे हैं वो सिर्फ सुनवाई टालना ही है। वहीं सीजेआई ही कि इस टिप्पणी पर एसजी मेहता ने कहा कि फिर हमें यह सोचने दीजिए कि सरकार को इस सुनवाई में हिस्सा लेना चाहिए भी या नहीं। इस पर जस्टिस एसके कौल ने कहा कि सरकार का यह कहना है कि वह सुनवाई में हिस्सा लेगी या नहीं, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। इस बहस के सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह की मान्यता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं और सरकार की तरफ से कई दलीलें दी गई। वहीं दूसरी तरफ समलैंगिक विवाह को कानून मान्यता का विरोध करते हुए कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल किया कि अगर सेम सेक्स शादी टूट गई तो क्या होगा, जिस बच्चे को गोद लिया हो उसका क्या होगा, इस मामले में उस बच्चे का पिता कौन होगा। मेहता की इस दलील पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जैविक पुरुष और महिला की धारणा पूर्ण है। सवाल जेनिटल्स का नहीं है बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट में पुरुष और महिला की धारा जेनिटल्स तक सीमित नहीं है। वहीं सीजेआई की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट में कोई कानून की कमी नहीं है। सवाल सामाजिक न्याय सामान्यता मिलने का भी नहीं है। इसमें साफ कहा गया है कि किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। मेहता ने कहा कि अगर अदालत अलग फैसला देती है तो कई कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कि सीआरपीसी के तहत महिला से पूछताछ हो रही हो और पुरुष कहे कि यह एक धारणा है कि मैं पुरुष हूं लेकिन मैं महिला भी हूं। रोहतगी की दलील पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आपसे सहमत हैं, लेकिन क्या हम हस्तक्षेप कर सकते हैं जब विधायिका भी उस पर विचार कर रही है। तो रोहतगी ने कहा कि अदालतें हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकती हैं, यह हमारा मौलिक अधिकार है और हम केवल उस डिक्लेरेशन की मांग कर रहे हैं जो हमें कोर्ट दे सकता है। वहीं सीजेआई ने कहा कि हमारे समाज ने समलैंगिक संबंधों को स्वीकार किया है। पिछले 5 सालों से चीजें बदली हैं, हम इसके प्रति सचेत हैं। अब हमारे समाज में, हमारे विश्वविद्यालयों में इसे अधिक स्वीकृति मिली है। हमारे विश्वविद्यालयों में केवल शहरी बच्चे ही नहीं हैं, वे सभी क्षेत्रीय बच्चे भी हैं। वहीं न्यायाधीश कौल ने सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी से सवाल किया कि आपकी दलीलें सही हो सकती हैं, लेकिन क्या हम हस्तक्षेप कर सकते हैं जब विधायिका भी उस पर विचार कर रही है। तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हां, अदालतें हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकती हैं। इसके बाद जस्टिस कौल ने सवाल किया कि क्या हम इस तरह की घोषणा कर सकते हैं। तो रोहतगी ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी जिंदगी कट रही है, हम जिंदगी भर विधायिका का इंतजार नहीं कर सकते। इस घोषणा की हमें जरूरत है। इससे पहले
याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें दे रहे मुकुल रोहतगी ने कहा कि इसमें आ रही कानूनी अड़चनों के मद्देनजर कानून में पति और पत्नी की जगह जीवन साथी यानी स्पाउस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 14 के मुताबिक समानता के अधिकार की भी रक्षा होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले दुर्गेश मिश्रा और अनुज गर्ग मामले का हवाला देते हुए रोहतगी ने अपनी दलील आगे बढ़ाई। वहीं याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कहा कि समानता के अधिकार के तहत हमें विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि सेक्स ओरिएंटेशन सिर्फ महिला पुरुष के बीच नहीं बल्कि समान लिंग के बीच भी होता है। वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि फिर 377 हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया, लेकिन बाहर हालात जस के तस है। समलैंगिकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नालसा और नवतेज जौहर मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने कुछ नहीं किया। मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील 377 के अपराध के दायरे से बाहर किए जाने के मुद्दे से शुरू की। गरिमापूर्ण जीवन जीने की अधिकार, निजता का सम्मान और अपनी इच्छा से जीवन जीने की उन्होंने दलीलें दी। यानी कि कुल मिलाकर समलैंगिकता विवाह को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में गर्मा गर्म बहस हुई। वहीं आपको बता दें कि तमाम चीजें हैं कि जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई और यह माना गया कि क्या इसकी केंद्र देखरेख करेगा या सुप्रीम कोर्ट। वहीं इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आशीष पांडे, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। लेकिन प्रश्न वही, आज सुप्रीम कोर्ट में गर्मा गर्म बहस देखने के लिए मिले समलैंगिक विवाह को लेकर। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आगे तो हम ये जानना चाहेंगे आशीष जी। जी रवि जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और देखिए, कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे और आज वही सारे आर्ग्यू कोर्ट के सामने हुए दोनों पक्षों से। देखिए, इस चीज को हमें समझना चाहिए कि एक तरफ भारत का संविधान, उसमें आर्टिकल 21 है, वो आपको जिंदगी अपनी इच्छा के अनुसार जीने का अधिकार देता है। दूसरी तरफ जब हम मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो अपने आप में केवल निजी एक अधिकार नहीं होता बल्कि उसकी सोशल डायमेंशंस भी होती हैं। अब जब समलैंगिकों की विवाह की जब हम बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सरकार के नजरिए में और जो पिटिशनर्स हैं उनके नजरिए में। अब मामला चूंकि सब जुडिस है, फाइनल इसका क्या आउटकम आता है इस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो बहुत सारे बिंदुओं जिस पर विचार करना पड़ेगा इस पूरी सुनवाई के दौरान वो यही होने वाले हैं कि डिक्रिमिनलाइजेशन होने के बाद 377 के व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से तो समलैंगिकों को साथ में रहने का अधिकार मिल चुका है, लेकिन अब उनकी शादी को कानूनी मान्यता देते ही वो एक सामाजिक दायरे में आ जाती है। उसमें एडॉप्शन राइट्स आ जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लीगल राइट्स आ जाते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इन सारे पहलुओं को क्या कोर्ट की हियरिंग्स में एग्जामिन किया जा सकता है या वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है और पार्लियामेंट इस पर लेजिस्लेट करेगी, ये सारी अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको आगे किस तरीके से देखती है और इस पर क्या निर्णय देती है। वहीं इस पर आशीष जी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह विधायिका से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसे कोर्ट को घसीटने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में इसे लेकर दलीलें जो दी जा रही हैं, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से, जो इसके लिए जो कुल मिलाकर जज तैयार किए गए हैं, जो पूरी तरीके से इसकी देख रेख कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा, तुषार मेहता ने सीधे कहा कि ये विधायिका का मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे को विधायिका ही देखनी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट? आपको क्या लगता है अगर कानूनी तरीके से देखा जाए आशीष जी? जी जी, देखिए, जो हमारा संविधान है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। कानून बनाने का अधिकार जो है वो लेजिस्लेटिव वर्क जो है पार्लियामेंट को दिया गया है और उस लेजिस्लेशन की इंटरप्रिटेशन कैसी करनी है ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है।
अब इस चीज को हमको समझना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में दखल करती है तो वो इसलिए करती है कि शायद कहीं पर जो हमारी विधायिका है उसके पास पर कहीं ना कहीं लैप्सेस हुए हैं, वो इन चीजों पर, उन विषयों पर लेजिस्लेट करने में सफल नहीं रही है, जिसकी वजह से अपने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए या उनका वायलेशन कहीं हो रहा है उसकी ग्रीवांस को प्रकट करने के लिए पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। ऐसे जब मौके होते हैं तो कोर्ट के पास ये एक ऐसा विषय आ जाता है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज या पार्लियामेंट उस विषय पर लेजिस्लेट नहीं कर रही होती है, लेकिन उस लेजिस्लेशन ना होने की वजह से दूसरे पक्षों के राइट्स वायलेट हो रहे होते हैं। इस तरीके की जब स्थिति उत्पन्न होती है तो हम देखते हैं कि विधायिका और सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिसडिक्शनल पावर्स हैं उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट समझ में आता है। लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन देखिए सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। यहाँ पर सरकार की तरफ से पक्ष जो रखा जा रहा है कि ये विधायिका का काम है, एक तरीके से आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में ये सही बात है कि ये विधायिका का काम है। लेकिन फिर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर ये विधायिका का काम है तो विधायिका ने अब तक इस पर क्या किया, किस वजह से जो पिटिशनर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ गई। इन सारे सवालों का जवाब हम जब फाइनल डिसीजन आएगा उसकी लाइट में ही देने की पोजीशन में होंगे। हमें वेट करना चाहिए कि इस मामले में आगे सुनवाई किस तरफ बढ़ती है। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे समलैंगिक लोग आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, तमाम प्लेटफॉर्मों पे, या फिर समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी कर ली है। क्या ये कानून के तरीके से जायज अभी ठहराया जा सकता है या फिर कानून चाहे तो इस पर हस्तक्षेप कर सकता है? बहुत सारे केस हमारे सामने आए हैं। देखिए, जहाँ तक निजता के अधिकार की हम बात कर रहे हैं, इसमें निजता का भी अधिकार आता है। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझें, अब कोई दो समलैंगिक हैं जो आपस में जिंदगी साथ में व्यतीत करना चाहते हैं, 377 के डिक्रिमिनलाइजेशन के बाद उनके पास ये पूरा राइट है कि वो घर की चार दीवारी में क्या करते हैं उसमें कोई उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन नहीं हो सकता है, वो साथ में रहने के लिए स्वतंत्र। लेकिन जिस समय हम उस संबंध को विवाह का नाम दे देते हैं, उसकी सोशल और लीगल रिकॉग्निशन की बात करते हैं, तो इस चीज को समझिए उनके पास फिर एक इस तरीके के अधिकारों की बात करते हैं कि क्या वो दोनों व्यक्ति, दो सपोज करिए दो मेल जेंडर हैं, दो व्यक्ति हैं आपस में साथ में रह रहे हैं, एक गे कपल है, अब वो क्या किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं? क्या उनके पास एडॉप्शन का राइट होगा? और क्या फिर वो दोनों, हमारे कई कानूनों में कई सारी ऐसी वो धाराएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड बात करती हैं कि मेंटेनेंस से रिलेटेड बात करती हैं। अगर दो व्यक्ति आपस में रह रहे हैं गे कपल, तो क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट सेक्शन 125 में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है सीआरपीसी में कि दूसरे व्यक्ति को उसको मेंटेन करना चाहिए? तो ये बहुत सारे ऐसे लीगल पहलू हैं और उसमें केवल उन दो व्यक्तियों का अधिकार नहीं आते हैं, शायद उस बच्चे का भी अधिकार आ सकता है जिसकी एडॉप्शन की उनको कानूनी मान्यता देने की बात हो रही है। तो इसमें बड़े वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है और उस वाइडर कंसल्टेशन के बाद ही इस संदर्भ में कोई कानून बनाना चाहिए। और मुझे लगता है दोनों पक्ष, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो या हमारा पार्लियामेंट हो, सब हर कोई इस बात को समझता है। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि शायद आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा मामला इसी डायरेक्शन में ही बढ़ेगा, एक वाइडर कंसल्टेशन के बाद ही इसमें कोई आउटकम निकल कर आएगा। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन इसी मुद्दे पर टिप्पणी की है कपिल सिब्बल जी ने भी इस केस को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए, विरोध भी किया है। उन्होंने कहा कि सेम सेक्स की शादी अगर टूट गई तो क्या होगा, अगर जिस बच्चे को उन्होंने गोद लिया है उसका क्या होगा, उसके पिता का नाम क्या होगा। इसी पहलू पे बात कर रहा था कि उस व्यक्ति को फिर किस तरीके उस बच्चे के, देखिए अभी क्या होता है, नेचुरल गार्जियन का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर जो मदर को माना जाता है वो नेचुरल गार्जियन होती है, मेंटल कस्टडी किसके पास जाती है, फिर उन दोनों व्यक्तियों के इंटर से आपस में संबंध कैसे होते हैं, मेंटेनेंस से रिलेटेड राइट्स क्या होते हैं, ये सारे पहलू भी इन्वॉल्व है। तो बहुत ही आप समझिए बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद ही कोई डिसीजन दिया जा सकता है, कोई एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकता है। ये इतना आसान ओपन एंड शट केस नहीं है कि कल से हम ये कह दें कि हाँ ठीक है हम सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन दे रहे हैं, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज की रिकॉग्निशन केवल वो रिकॉग्निशन ही नहीं है, बल्कि एन नंबर ऑफ दूसरे ऐसे कानून है भारत के जो उस पर एप्लीकेबल होंगे, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई आगे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क या कानून बनाना पड़ेगा।
जी वहीं आशीष जी, सवाल ये है कि जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं रोहतगी थे, जिन्होंने जी दलीलें दी हैं, उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ से इसी चीज को लेकर कहा कि आपकी सारी बातों से हम सहमत हैं और केंद्र सरकार की सारी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन जो इस चीज में जो समलैंगिक लोग हैं, क्या इनका कोई अधिकार नहीं? क्या इनका प्रेम और जो इनकी जीवन शैली है, क्या इन्हें अपने जीने का अधिकार नहीं? इसे लेकर उन्होंने तमाम चीजें मतलब दलीलें दी हैं कोर्ट में। तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट आने वाले कल में जो निर्णय देगा या इस पर जब विचार किया जाएगा तो किस हिसाब से विचार किया जाएगा? अब दोनों पहलुओं से, अगर सामाजिक तरीकों से विचार किया जाएगा तो क्या इनको इजाजत नहीं दी जाएगी? अगर लॉ की तरीके से विचार किया जाएगा तो क्या आपको लगता है कि लॉ की तरीके से इन्हें इजाजत दी जाएगी शादी के लिए? देखिए, हमको इस चीज पर देखिए, रोहतगी साहब ऑब्वियसली पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो अपनी उनके दलीलें हैं, लेकिन इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि जहां तक दो व्यक्ति जो समलैंगिक हैं और वो आपस में रहने की बात कर रहे हैं, तो भारत का जो एज ऑन टुडे कानून है वो उनको उस चीज से रोकता नहीं है। यहाँ पर जब हम मैरिज की बात कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि इसमें थर्ड पार्टी राइट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें बच्चों के राइट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो केवल उनका व्यक्तिगत प्रेम नहीं रह जाता है, उस बच्चे का भी अधिकार हो जाता है जिसको कि शायद एक माँ की जरूरत पड़ सकती है। तो इन सारे पहलुओं को बहुत ही व्यक्तिगत दायरों में रहते हुए सवालों के जवाब नहीं ढूंढे जाने चाहिए, और इन सारे सवालों के जवाब एक सामाजिक दायरे में रहकर ही ढूंढे जाने चाहिए। जहां तक उनके व्यक्तिगत साथ में रहने की बात है, उनके व्यक्तिगत प्रेम की बात है, भारत का कानून उसको नहीं रोकता है, क्योंकि 377 ऑलरेडी डिक्रिमिनलाइज हो चुका है। जी बिल्कुल आशीष जी, लेकिन एक समाज को लेकर जो हमारे भारतीय संस्कृति है और सभ्यता है उसे लेकर हमारा सवाल है, क्या आने वाले कल में मान लीजिए या विधायिका इस चीज को देख रेख इसका करता है या सुप्रीम कोर्ट देख रेख करती है, सवाल यह है कि अगर इन्हें इजाजत दी जाती है और आने वाले कल में शादी की मान्यता इन्हें पूरी तरीके से मिल जाती है, क्या आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज इसे इजाजत देने के लिए तैयार होगा? अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें आशीष जी, हम लॉ में नहीं जा रहे हैं, हम ओनली सामाजिक दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं। जो हमारे यहाँ जैसे तमाम तरीके के वैचारिक लोग हैं, अलग अलग धर्मों में हैं, चाहे हिंदू हो सिख हो अलग, और शादी करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई हिंदू ही समलैंगिक होगा, वो मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय समाज इसे इजाजत देगा? देखिए, जहाँ तक सामाजिक पहलू की बात है, हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमारा समाज अभी भी काफी रूढ़वादी समाज है, लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि समय के साथ समाज को परिवर्तित होना ही पड़ेगा, ये भी समय की मांग होती है। अब ये जहाँ तक मुद्दे विशेष की बात है, मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि शायद इसमें लंबे समय में सामाजिक अड़चनें शायद कम आएंगी, लेकिन कानूनी अड़चनें, इस तरीके के विवाह को मान्यता देने से जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस, कानूनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। और एक बार कानूनी कॉम्प्लिकेशंस को आयरन आउट कर लिया जाता है तो शायद समाज धीरे धीरे इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल आशीष जी, फिलहाल